एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 2 के बारे में, और पेपर नंबर 2 का नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप उनको देखिए, फिर इन चीज़ों को देखिए तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हमने 8 पॉइंट जो है कवर कर लिए थे और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से मनोविज्ञान का प्रभाव जो है शिक्षा के विभिन्न अंगों पे पड़ा है। तो हमने 8 अंग उसके देख लिए थे। ये 9वां अंग है जिसका नाम है अनुशासन। इसके ऊपर भी हमें क्या मनोविज्ञान का प्रभाव वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। देखते हैं किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। कह रहा है प्राचीन समय में बालकों को अनुशासित रखने में दमन, दंड एवं बाध्यता का बोलबाला था। मतलब कह रहे हैं, अगर हम पुराने समय में देखें तो वहाँ पर जो बालक हुआ करते थे उनको अनुशासित रखने के लिए दंडित किया जाता था, उनको बाध्य किया जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में उस समय चल रहा था। उनकी नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ, सुकोमल भावनाएं, सुकोमल का मतलब हुआ छोटी छोटी भावनाएं जो होती हैं, इमोशंस जो उनके अंदर होते हैं, उनको वो सरल इच्छाएं उनकी जो थी, छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, एवं विकसित बुद्धि को कोई स्थान नहीं दिया जाता था। किंतु शिक्षा के मनोविज्ञान से प्रभाव होने के कारण क्या हुआ कि जब हमें अब देखने को मिल रहा है शिक्षा का पर जब मनोविज्ञान का प्रभाव हो गया है, उसके हो जाने के कारण दमनात्मक अनुशासन के स्थान पर मुक्त्यात्मक अनुशासन को स्थान दिया जाने लगा है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो पहले दमनात्मक अनुशासन हुआ करता था, जिसमें मारा जाता था, पीटा जाता था, बच्चों को बाध्य किया जाता था किसी काम को करने के लिए, उसके स्थान पे मुक्त्यात्मक अनुशासन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उनको खुली छूट दी जाती कि आप जिस प्रकार से चीज़ों को करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है को स्थान दिया जाता है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं इसमें बालकों को अपनी रुचियों, अभिवृत्तियों, भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो ये मुक्त्यात्मक अनुशासन है, इसमें बालक के अंदर जो रुचियां होती हैं, इंटरेस्ट होती हैं, उनकी जो अभिरुचियां होती हैं, जो उनकी भावनाएं होते हैं, इमोशंस जिनको कहते हैं, जो उनके विचार होते हैं, इनको व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, पूर्ण अवसर दिया जाता है। वो अपनी बातों को रख सकते हैं और उनमें आत्म अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। वर्तमान समय में अनुशासनहीनता की समस्या के कारणों को खोजकर मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्हें स्नेह, प्रशंसा, सहानुभूति, पुरस्कार आदि द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये वर्तमान समय है, इसमें अनुशासन हीनता, जैसे बच्चे जो होते हैं जो इधर उधर भटकने लगते हैं, उनको पहले देखा जाता है कि ये क्यों भटक रहे हैं, उनके कारण देखे जाते हैं, फिर उनका मनोवैज्ञानिक ढंग से क्या किया जाता है, उपचार ढूंढा जाता है, उनको स्नेह दिया जाता है, प्रशंसा प्रशंसा उनकी की जाती कि तुम पढ़ने बहुत अच्छे हो, पढ़ो, तुम और अच्छा काम कर सकते हो। सहानुभूति दी जाती, कोई बात नहीं बेटा, हो गया, अभी आप अच्छे से कर सकते हो, एक बार जो बिगड़ गया उसको छोड़ो। पुरस्कार दिए जाते हैं, मतलब वो अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, आज ही तुमको पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब दे करके उसको क्या किया जाता है, सुलझाने का प्रयास किया जाता है, जिससे वो अनुशासन में रहे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अनुशासन के इस मनोवैज्ञानिक स्वरूप का पर प्रकाश डालते हुए मूलर महोदय ने लिखा है कि अपने सबसे नवीन एवं सम्यक रूप में अनुशासन का तात्पर्य यह है कि बालक तथा बालिकाओं को प्रजातांत्रिक सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। अनुशासन का प्रयोजन व्यक्ति को ज्ञान, शक्ति, आदतें, रुचियां एवं आदर्शों को जो उसके स्वयं की, उसके मित्र तथा संपूर्ण समाज की भलाई के लिए निर्मित होते हैं, प्राप्त करने में सहायता करना है। मतलब जो आपके मूलर महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि जो बालक होते हैं, जो बालिकाएं होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक प्रजातांत्रिक सामाजिक जीवन, मतलब प्रजातांत्रिक जिसमें एक नियम होता है, कानून होता है जिस समाज में, उसको प्रजातांत्रिक समाज कहते हैं। तो प्रजातांत्रिक सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है, जहाँ पे वो नियमों को माने, सभी लोगों को तवज्जो दें और उनका सम्मान करें और अपनी भलाई के लिए दूसरे का नुकसान बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, करना। अनुशासन प्रयोजन व्यक्ति को ज्ञान, शक्ति, अनुशासन प्रयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान हो, शक्ति, आदतें, रुचियां एवं आदर्शों को उसके स्वयं की
मतलब जो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, रुचियाँ होती हैं, उसकी आदत होते हैं, उसके कुछ आदर्श होते हैं, उसको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, उसके क्या कह रहा है स्वयं की उसके मित्र एवं संपूर्ण समाज की भलाई के लिए निर्मित हो। मतलब उसके जो मित्र हैं उनसे उनको कोई हानि ना हो, जो उसके आसपास के लोग रहते हैं उससे उनको कोई हानि ना पहुंचे, इसके लिए क्या किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नौवां अंग उसका क्या है, छात्रों का वर्गीकरण। इसमें भी हमें मनोविज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालकों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं एवं योग्यताओं में अंतर होता है। मतलब कह रहे हैं कि मनोविज्ञान ने इस चीज़ को हमें सिद्ध करके दिखाया है कि जो बालक की रुचियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, इंटरेस्ट जो होता है, रुझान जिसको हम झुकाव कहते हैं वो अलग होता है, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं, उसकी योग्यताएं, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, इनमें अंतर पाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है की अवधारणा प्रस्तुत की और यह बताया कि समस्त बालक को एक ही प्रकार की शिक्षा देना, क्या कह रहे हैं, समस्त बालक जितने भी बालक क्लास में बैठते हैं सबको एक ही प्रकार की शिक्षा देना लाभप्रद ना होगा। मतलब सभी को अगर एक प्रकार से ही शिक्षा दी जाए तो इससे हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। क्यों लाभ नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि अगर एक ही तरह से शिक्षा देंगे तो कोई बच्चा देर में किसी चीज़ को कनेक्ट कर पाता, समझ पाता है, कोई तुरंत समझ जाता है, कोई इशारे में ही समझ जाता है, तो सभी एक जैसे बालक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है आवश्यकता इस बात की है कि बालक की रुचि एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं से की सहायता से व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर बालकों का वर्गीकरण किया जाए। मतलब कह रहे हैं कि जो बालक होता है हमें इस बात की आवश्यकता है कि जो बालक की रुचि होती है एवं उसके मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं करवाई जाएं कि उसकी रुझान किस तरफ है, उसका रुचि कितनी है और उसकी योग्यता कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, इसकी पहले हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता जो पाई जाती है, हर बच्चा अलग अलग टाइप का होता है, के आधार पर बालकों का वर्गीकरण किया जाए। जैसे सामान्य बुद्धि वाले बालक को एक तरफ बिठाया जाए, विशिष्ट बुद्धि वाले बालक को एक तरफ बिठाया जाए। एक ही प्रकार के बालक को एक ही कक्षा में रखने से शिक्षण कार्य सरल तथा उपयोगी होता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप एक क्लास में तेज बुद्धि वालों को रखते हैं तो आपको पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। एक ही क्लास में अगर आप एक ही कोई एक क्लास बनाइए जिसमें केवल मंद बुद्धि के बालक बैठते हों तो वो भी आपको पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कक्षा 1 में मंद बुद्धि एवं प्रतिभाशाली छात्रों को एक साथ ना रखकर केवल मंद बुद्धि एवं मंद बुद्धि के अथवा प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रखा जाए तो शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलेगा। मतलब कह रहे हैं कोई ऐसी क्लास ले लीजिए जिसमें सभी को मत बिठाइए, जिनकी बुद्धि तेज है उनके लिए एक अलग क्लास निर्धारण कीजिए, जिनकी बुद्धि मंद है उनको अलग क्लास में बिठाइए और जिन बच्चों की बुद्धि सामान्य है उनको अलग क्लास में बिठाइए। फिर आप उन चीज़ों को 3 भागों में बांट करके क्या कीजिए, पढ़ाइए, तो आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे और सभी बच्चों का विकास हो पाएगा। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, पिछड़े एवं दोष युक्त बालकों के लिए अलग अलग कक्षाओं एवं संस्थाओं की व्यवस्था करना उपयुक्त सिद्ध होगा। ठीक है, इस संबंध में श्री कुप्पू स्वामी, कौन? कुप्पू स्वामी ने लिखा है, क्या लिखा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान ने इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करने में सहायता दी है। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसके जो ज्ञान होते हैं में इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुकूल, मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसी के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम अगर हम रखें तो उसमें हमें क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी कि इसकी मनोविज्ञान की प्राप्त होगी। ठीक है, 10वां अंग आप देखने होंगे समय सारणी पर भी क्या मनोविज्ञान का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में देखने को मिला है। मनोविज्ञान के अनुसार समय सारणी के अंतर्गत जिन विषय पाठ्य विषय एवं पाठ्य सामग्री क्रियाओं को रखा जाए उनके संबंध में यह विचार किया जाए कि अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता वाले विषयों को वे समय निर्धारित किए जाएं जिनमें बालक थके ना हो और मस्तिष्क में तेजी हो। मतलब कह रहे हैं कि हम पाठ्यक्रम को अगर ध्यान में रख करके चलें तो समय सारणी हमें ऐसी तैयार करनी चाहिए कि जो जिन विषय पे ज़्यादा समय लग रहा है या जिन पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है उनको उस समय पे पढ़ाना चाहिए जब बालक एकदम फ्रेश माइंड में हो। ठीक है, बाकी कह रहे हैं इस दृष्टिकोण से गणित, भाषा आदि को सबसे अच्छा समय देना चाहिए और सरल विषयों एवं पाठ्य सामग्री सहगामी
क्रियाओं को वह समय दिया जाना चाहिए जिनमें बालक थकान अनुभव कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि जैसे मैथ वगैरह है तो इसके लिए मैथ हुआ, साइंस हुआ, इसके लिए बालक को स्टार्टिंग का ही समय देना चाहिए। बाकी आप हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो आराम से उसको लास्ट की क्लास दीजिए जिससे वो आराम से उनको पढ़ रहे, उस पर कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए समय सारणी की अवकाश, खेल कूद आदि के लिए भी समय निश्चित किया जाए। मतलब कह रहे हैं हमें सभी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान में रखना होगा कि उसमें जो अवकाश दिया जाए, बीच में छुट्टियां दी जाएं, इंटरवल वगैरह करवाया जाए, उसके खेल कूद की भी एक आध क्लास करवाई जानी चाहिए जिससे बालक पूर्ण रूप से थकान महसूस ना करे, उबन महसूस ना करे। ठीक है। 11वां अंग हमें देखने को मिल रहा है मूल्यांकन। मतलब जो हम परीक्षाएं कराते हैं उस पर भी हमें मनोविज्ञान का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है। शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रविष्टि के पूर्व बालक के अर्जित ज्ञान एवं प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता रहा है। मतलब कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान की प्रविष्टि के पूर्व, मतलब जब मनोविज्ञान शिक्षा में नहीं आया था उसके पहले जो अर्जित ज्ञान हुआ करते थे, मतलब जो ज्ञान बच्चा ग्रहण करता था, प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु, मतलब अगर आप उसका मूल्यांकन करना चाहते थे तो उस समय मौखिक या फिर लिखित परीक्षाओं का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। बात करें मनोविज्ञान की दृष्टि से, इससे बालक की योग्यता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो इससे हम अच्छे से ये नहीं पता लगा पाते कि बालक ने कितना पढ़ा है। अतः परंपरागत परीक्षा प्रणाली के दोष को दूर करने हेतु अब शिक्षा मनोविज्ञान में अनेक नवीन विधियां जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा आदि की खोज की गई। मतलब कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान के नवीन विधियां, जो नई नई तरीके आए हैं, हमें पुराने दोषों को दूर करने के लिए जो नए नए तकनीक पता चले हैं, नए मेथड्स पता चले हैं, उसके अनुसार कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं मतलब लिखने वाला, बुद्धि परीक्षाएं आपको कुछ तार्किक दिए जाएंगे, व्यक्तित्व परीक्षण आपके पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। इनके द्वारा बालक की उपलब्धियों की माप एवं मूल्यांकन भली भांति विश्वसनीय ढंग से किया जाता है। मतलब कह रहे हैं इनके द्वारा बालक की जो उपलब्धियां होती हैं उनका मापन एवं मूल्यांकन भली भांति से विश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास भी कर सकते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। 12वां अंग हमें देखने को मिल रहा है कि शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन के ऊपर भी मनोविज्ञान का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रविष्टि से पूर्व बालक को अपनी रुचि, रुझान, आवश्यकता एवं योग्यता के अनुकूल शिक्षा योजना के पाठ्य विषयों एवं व्यवसाय को चयन करने तथा व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्राप्त होने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब कह रहे हैं कि जब मनोविज्ञान शिक्षा में नहीं आया था तो उससे पहले बालक अपने इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई ऐसा व्यवसाय नहीं चुन कर सकता था, ना कोई ऐसा विषय, पाठ्य विषय चुन सकता था जिसमें उसकी रुचि हो। जो आपके पिताजी चाहते वही आपको पढ़ना पड़ता, आपकी रुचि हो या ना हो। किंतु शिक्षा में मनोविज्ञान को स्थान प्राप्त होने पर अब इसके लिए शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। मतलब कह रहे हैं जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा में अपना भाग लिया है तब से हम देख पा रहे हैं कि जो शैक्षिक एवं व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन है उसमें हमें जो है क्या जो शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि इनकी अलग अलग क्या की जाएं, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ठीक है। हसबैंड महोदय ने क्या लिखा है, हसबैंड महोदय के शब्दों में देखें तो निर्देशन व्यक्ति को उसके रुचि जीवन के लिए तैयार करने, समाज में अपनी उचित स्थान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब उन जो आपके हस्बैंड महोदय हैं, मतलब आपके हस्बैंड नहीं, उनका नाम ही हस्बैंड है, तो वो महोदय जो हैं उन्होंने क्या है कि निर्देशन व्यक्ति को उसके भावी जीवन, जो निर्देशन होता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, वो क्या करता है, हमारे जो भावी जीवन, जो हम जीवन जीने वाले हैं उसके लिए तैयार करने हमें बहुत सी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने, जिससे आपको समाज में बाकायदा सम्मान मिले, ठीक है, प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे हमें क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, इसी के रूप में हमें परिभाषित कर देखने को मिलता है। ठीक है। निर्देशन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। निर्देशन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। निर्देशन द्वारा यह ज्ञात होता है कि छात्र को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की जानी चाहिए, अध्ययन पूरा
करने पर उसे उस किस व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि निर्देशन के द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि छात्र को किस प्रकार की शिक्षा में देनी चाहिए जिससे वो अध्ययन पूरा करने पर उसे किस व्यवसाय, जब उसका अध्ययन पूरा हो जाता है तो वो किस प्रकार का व्यवसाय चुनना चाहता है, उसमें आपको क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी तथा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इसमें भी सहायता आपको कौन देता है, मनोविज्ञान देता है। इस कार्य के शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान परीक्षणों की सहायता ली जाती है। इस कार्य में हमें क्या देखने को मिलता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, उसके हेल्प से हम इन सारी चीज़ों को करते हैं। इसके लिए देश के विभिन्न स्तरों में अनेक निर्देशन केंद्र, ठीक है, क्या निर्देशन केंद्र, ठीक है, गाइडेंस सेंटर जो हैं की स्थापना क्या की गई है, स्थापना की गई है, ठीक है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि किस प्रकार मनोविज्ञान ने शिक्षा के समस्त अंगों को प्रभावित कर उन्हें प्रतिभाशाली, प्रगतिशाली तथा व्यवहारिक और आज इसीलिए शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में मनोविज्ञान से कदम कदम पर सहायता ली जाती है। यदि हम BN झा के महोदय के शब्दों में यह कहें कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर आधारित है। मतलब कह रहे हैं जो ये पूरी शिक्षा की प्रक्रिया है ये हम देखें तो मनोविज्ञान की कृपा, उसने जो हमारे ऊपर कृपा किया उस पर आधारित है, तो अनुचित ना होगा, ये अनुचित नहीं होगा। स्किनर महोदय जैसे शिक्षा शास्त्री ने यहाँ तक स्वीकार किया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या ये बेस है किसका, शिक्षा का। ये कौन कह रहे हैं, तो ये आपके स्किनर महोदय कह रहे हैं, ठीक है। अब आपने पहला देख लिया था कि शिक्षा के अंगों पर हमें किस प्रकार से मनोविज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि शिक्षा का मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र पर किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार से मनोविज्ञान ने शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित किया है उसी प्रकार से शिक्षा ने मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र आदि को प्रभावित किया है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाया है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान के ऊपर शिक्षा का भी प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं पहला कौन सा है, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। शिक्षा के जो मनोविज्ञान की एक शाखा निकल के आई जो क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये किससे पैदा हुई है, तो ये शिक्षा के प्रभाव के कारण पैदा हुआ है, ठीक है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के परस्पर प्रभाव के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिसका अध्ययन शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों विषयों के अंतर्गत किया जाने लगा है। वस्तुतः शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने की प्रक्रिया से है। यह शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है, ठीक है। इसके अंतर्गत शैक्षिक व्यवहारों एवं क्रियाओं का शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु का समृद्ध होना। क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु का क्या हुआ, समृद्ध होना। ये हमें कब दिखाई पड़ा, जब शिक्षा का प्रभाव मनोविज्ञान के ऊपर देखने को मिला। इसमें क्या हुआ कि जब शिक्षा तथा मनोविज्ञान के परस्पर प्रभाव के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हुआ, तो मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु का समृद्ध एवं विस्तार होना स्वाभाविक हो गया। मतलब कह रहे हैं कि जब शिक्षा का प्रभाव में मनोविज्ञान के ऊपर देखने को मिला तो वहाँ पर एक नई शाखा ने जन्म लिया जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान, और जब एक नई शाखा जन्म ली तो उसका विषय क्षेत्र बढ़ जाना एक स्वाभाविक सी बात यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और इस प्रकार की शिक्षा के विकास के साथ ही मनोविज्ञान ने शैक्षिक क्षेत्र में भी अपने लिए अध्ययन सामग्री प्राप्त कर ली। अब मनोविज्ञान केवल मानव व्यवहार मात्र का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह सीखने वाली परिस्थितियों का भी गंभीर रूप से अध्ययन करने लगा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, शिक्षा संबंधित समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक शोधों का सूत्रपात। ये किसके कारण देखने को मिला, तो ये हमें शिक्षा के प्रभाव के कारण देखने को मिला। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के परस्पर प्रभाव के परिणाम स्वरूप केवल मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म तथा उसकी विषय सामग्री का विस्तार नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा से संबंधित अनेक समस्याओं पर मनोवैज्ञानिकों का शोध कार्य प्रारंभ कर दिए। जैसे
समस्यात्मक बालक का अध्ययन, पिछड़े एवं प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन आदि सारा वहाँ पे देखने को मिला। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, क्योंकि दूसरे चैप्टर का समापन यहीं पे हो रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।